गुड मॉर्निंग। तो देखो, जो लास्ट क्लास थी हमारी वो चल रही थी हेमोटी कक्षक अणु कक्षक सिद्धांत पर। हेमोटी कक्षक में हमने अभी तक हेमोटी सिद्धांत पढ़ा, जो हेमोटी थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो अणु कक्षक है उनके प्रकार पढ़े, किस किस प्रकार के अणु कक्षक जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो किस किस प्रकार के परमाणु कक्षकों का निर्माण होता है। 3 प्रकार के थे, कौन कौन से? बंदी, अबंदी और विपरीत बंदी अणु कक्षक, तीनों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने चर्चा की अतिव्यापन पर, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं संकरण। संकरण में हम तरंग यांत्रिकी के अनुसार जो संकरण है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम तरंग जो संकरित कक्षक थे उनके लिए तरंग फलन की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास थी हमारी जिसमें हमने sp3 संकरित कक्षक जो होता है उसको तरंग फलन के रूप में किस प्रकार से संयुक्त रूप से प्रदर्शित करते हैं वो देखा था हमने। अब आज हमारा जो अगला कक्षक होगा sp2 कक्षक, उसके लिए तरंग फलन की हम बात करेंगे, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो, कल हमने sp3 में देखा, उसके बाद हम दूसरा है हमारा sp2 संकरण। sp2 संकरण कि sp2 संकरण किसे कहेंगे? सबसे पहले तो sp2 संकरण जब एक s और 2 p कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके उतनी संख्या में कितने 3 है तो 3 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, वो कौन सा संकरण होता है? हमारा sp2 संकरण होता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम तरंग फलन की बात करते हैं। अब sp2 संकरण में कि अगर हम देखें तो इसमें एक ही परमाणु जो बाह्यतम कोश के कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारा s कक्षक, और p के कितने 2, तो कौन कौन से हो जाएंगे? px और py कक्षक इसके हो जाएंगे। 2 कक्षक लेने p के और एक s का 2 p के। तो यहाँ पे अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करेंगे और कितने बना लेंगे? टोटल 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेंगे, जिनके लिए जो तरंग फलन है 3 तरंग फलन प्राप्त हो जाएंगे हमें sp2 के लिए। तो देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए 3 होंगे, तो इन्हें संयुक्त रूप से देखो प्रदर्शित करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें sp2 संकरित कक्षक कितने बन रहे हैं? 3 sp2 संकरित कक्षक बन रहे हैं हमारे, ठीक है, 3 बन रहे हैं। sp2 आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके कक्षकों का निर्माण करेंगे, तो एक s और 2 p मिलकर टोटल कितने बना रहे हैं? 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कितने? 3 sp2 संकरित कक्षक, ठीक है। तो और ये कौन कौन से कक्षक है 3 sp2 में? एक तो कौन सा है s, और एक कौन सा है px, और एक कौन सा है py। तीनों कक्षक ही है ये, px py और एक कौन सा s कक्षक है। ये अपनी ऊर्जाओं को पुनः वितरण करके 3 नए sp2 संकरित कक्षक बना रहे हैं। अब इसको तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो तरंग फलन क्या हो जाएगी? साइन sp2 संकरण कौन सा है? sp2, तो sp2 और क्या होगी यहाँ पे आई लिख देंगे इसके लिए 1 2 3 जो संख्या थी हमारी उसके लिए ये लिख रहे थे हम, जो क्रमांक था उसके बराबर। इसको कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? ए आई कौन सा कक्षक है? एस कक्षक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके लिए? तरंग फलन साइन एस प्लस दूसरा। तो देखो, जो बात कर रहे थे हम sp2 संकरण की, sp2 संकरण जिसमें एक s और 2 p कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके 3 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, वो कौन सा संकरण होता है? हमारा sp2 संकरण होता है। यहाँ पे बात करें 3sp2 संकरण में, तो 3sp2 में एक तो s और 2 p, px और py, तो कौन सा sp2? टोटल कितने बन रहे हैं? 3। इसको तरंग संयुक्त रूप से तरंग फलन के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं हम। तो क्या हो गया? साइन sp2 बराबर, यहाँ पे एक क्या है? प्रायिकता वितरण गुणांक है, ये आई लिख रहे थे हम 1 2 3 4 जो क्रमांक है वह। तो साइन एस के लिए इसके लिए हो गया बी आई साइन पी एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया? प्रायिकता वितरण गुणांक सी आई और साइन पी वाई। ये समीकरण हो जाएगी sp2 संकरित कक्षक के लिए। तो यहाँ पे आई बराबर तो क्या हो गया? वही 1 2 3 1 2 3 4। तो इसके बाद हम बात करें तो इस जो तीसरा हमारा संकरण है वो है, तीसरा संकरण है हमारा sp संकरण।
sp संकरण की बात करें तो sp संकरण में कितने, एक तो s और दो, एक s और एक p कक्षक। आपने ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके उतनी संख्या में क्या कर लेंगे, नए संकृत कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। तो कितने बनेंगे, देखो sp2 में कितने बन रहे थे, 3, तो sp में कितने बनेंगे, 2 2sp। और कौन कौन से कक्षक यहाँ पे भाग ले रहे हैं, कौन कौन से, एक तो s कक्षक और एक कौन सा, p कक्षक। तो p का कौन सा हो जाएगा, px वाला, तो px कक्षक हो गया। इसको तरंग फलन के रूप, संयुक्त रूप तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, साइन sp i बराबर a1 साइन s प्लस b i साइन t x। ठीक है, कर सकते हैं। जहां i 1 और 2, 3 थे, 4 थे पहले, तो 4 पे 3, 3 2 तो 2। तो एक बार इसका सब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे sp संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन। ये तो हम इसको प्रदर्शित कर रहे थे, अब इसको किस प्रकार से हम निकालेंगे sp संकृत कक्षकों के लिए जो तरंग फलन है sp2 के लिए और sp कक्षकों के लिए किस प्रकार से उनको निकाला जाता है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ये तो हम किस प्रकार उनको प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से तरंग फलन के रूप में। टॉपिक डालना sp संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन। ठीक है, तो देखो sp संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन की बात करते हैं हम। तो इस जो sp संकरण है, sp संकरण में एक तो कौन सा s कक्षक, एक कौन सा px जो कक्षक है वह क्या करते हैं, ps कक्षक जो है px कक्षक के साथ ऊर्जा का पुनः वितरण करके दो sp कक्षकों का निर्माण कर लेता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक s और एक जो s कक्षक जो है वो px कक्षक के साथ ऊर्जा का पुनः वितरण करके कितने, दो नए sp संकृत कक्षकों का निर्माण कर लेता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक s कक्षक किसके साथ, px कक्षक के साथ ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके कितने, दो कौन से कक्षक, sp कक्षकों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि संकरण में भाग लेने वाले जो दोनों परमाणु कक्षकों का जो तरंग फलन है साइन s, वह तरंग फलन साइन, इसका क्या हो जाएगा साइन s और इसका क्या हो जाएगा साइन px द्वारा प्रदर्शित किए जाए अगर इन दोनों को, तो यहाँ पे संकरण के पश्चात जो प्राप्त होने वाले संकृत कक्षकों को तरंग फलन के रूप में हम प्रदर्शित करें। अगर संकरण के पश्चात, एक तो संकरण के पहले इनको तो किस रूप में कर देंगे, साइन s और साइन tx के रूप में। अब जैसे संकरण कर लेंगे, संकरण के बाद इनके तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अभी जो हम कर रहे थे sp संकरण के लिए, sp2 के लिए, sp3 के लिए, तुझे sp संकरण के लिए करना है तो कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन sp कौन सा, एक, तो ये हो गया एक। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा a, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ना, i1 i लिख रहे थे वहां पे तो इसीलिए लिख रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, एक, प्रायिकता वितरण गुण a से हमारा, और कौन सा कक्षक, s कक्षक, तो साइन s हो गया। और ये किसके साथ अतिव्यापन कर रहा है, p के साथ कर रहा है ना s, तो इसको भी प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 साइन px लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण एक। इसके बाद बात करें इसको दूसरा प्रकार है वो किस प्रकार से, दो तो साइन sp2 i का,
तो देखो साइन एस पी और ये दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रायिकता वितरण गुणांक ए, तो इसके साथ क्या जाएगा, अब यहाँ पे देखो एक आ रहा है, यहाँ पे कितना एक था, अब यहाँ पे कितना दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा दो, क्या हो जाएगा साइन एस प्लस बी कितना आ जाएगा दो साइन पी एक्स, ये हो गई हमारी समीकरण दो। ठीक है, यहाँ तक की बात आज सबको यहाँ तक का सबको समझने में आया होगा। हमने देखो वहां पे प्रदर्शित कर रहे थे, जो हमारा साइन पी एस पी कक्षक है उसको प्रदर्शित कर रहे थे ए आई साइन एस प्लस बी आई साइन पी एक्स, जहाँ पे हम क्या मान रहे थे आई बराबर क्या मान रहे थे एक दो तीन चार, यही होता है। ठीक है, ये ले रहे थे, एसपी में कितना था एक और दो, तो एक और दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ये दो प्रकार से। अब उपरोक्त समीकरण में a1 a2 और b1 b2 जो क्या है वो तो क्या कहला रहे हैं, हमारे प्रायिकता वितरण गुणांक हम जानते हैं, क्या कहते हैं इनको, a1 को क्या बोलेंगे a2, b1 b2 abc, हमने देखा क्या होते हैं ये प्रायिकता वितरण गुणांक। और संकरण में जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक और जो संकरित कक्षक होते हैं, ये जो प्रसामान्यकरण और जो लंब कोणीयता दोनों की जो शर्त होती है उसका ये क्या करते हैं पालन करते हैं। तो प्रसामान्यकरण की शर्त से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो देखो प्रसामान्यकरण की शर्त से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डीटो बराबर एक। दूसरी जो शर्त होती है हमारी वो क्या होती है लंब कोणीयता, पढ़ा था ना हमने लंब कोणीयता, यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी हमने, वहां पे भी गणित पढ़े थे तब लंब कोणीयता वगैरह ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगी लंब कोणीयता की शर्त से समाकलन साइन वन साइन टू, साइन वन साइन टू डी टो बराबर क्या हो जाएगा शून्य। देख लेना वहां पे लंब कोणीयता की शर्त में यही था वहां पे भी। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे जो समीकरण एक है हमारी, इसका हम क्या कर दें वर्ग कर दें। अगर समीकरण जो एक है एक का वर्ग करने पर ठीक है, तो समीकरण एक क्या है हमारी साइन एस पी वन ए वन साइन एस प्लस बी वन साइन पी एक्स, इसका क्या कर दें हम वर्ग कर दें। तो देखो वर्ग करो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एस पी, ठीक है साइन स्क्वायर एस पी कौन सा है पहला है, तो यहाँ लिख देना एक बराबर दोनों का वर्ग कर दो होल स्क्वायर हो जाएगा ए वन साइन एस प्लस बी वन साइन पी एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखो करो इसका वर्ग, तो ये तो ऐसे कैसा रह जाएगा साइन स्क्वायर एस पी वन बराबर इसका वर्ग करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एस साइन एस का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर साइन। अब जो समीकरण तीन प्राप्त हुई, तो समीकरण तीन का जो है वो हम क्या करेंगे जो डीटो है इसके सापेक्ष क्या कर दे इसका समाकलन कर दे। समीकरण तीन का डीटो के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करो समीकरण तीन का डीटो के सापेक्ष समाकलन, क्या हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर कौन सा एस पी, तो एस पी कौन सा है पहला है, तो ये पहला हो गया हमारा बराबर। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा ए वन का स्क्वायर समाकलन कर रहे हैं ना डी टो के सापेक्ष, क्या हो जाएगा
साइन एस, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डी टो के, क्या हो जाएगा डी टो, साइन एस स्क्वायर डी टो। उसके बाद क्या है हमारा, देखो यहाँ पे b1 स्क्वायर प्लस साइन पी एक्स स्क्वायर, तो इसका भी इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो आगे प्लस b1 का स्क्वायर समाकलन साइन पी एक्स का स्क्वायर और डी टो। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या है हमारा लास्ट में 2a1 साइन b2a1 साइन एस, समाकलन किया, समाकलन करने के बाद हम देखते हैं इसमें लगाते हैं वापस जो हमारी लंब कोणीयता की शर्त है, प्रसामान्यकरण, वह हम लंब कोणीयता की शर्त वापस लागू करते हैं इस पर। प्रसामान्यकरण एवं जो लंब कोणीयता की शर्त है, प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर, तो देखो जो हमारे यहाँ पे जो समीकरण आई है इस पे हम क्या करेंगे, अब लंब कोणीयता, तो क्या हो जाएगा, प्रसामान्यकरण एक ही था हमारा, एक बराबर, देखो वहां पे उसमें देखो वहां पे हमने लिखा था साइन स्क्वायर डी टो बराबर एक, साइन स्क्वायर डी टो बराबर एक, तो यहाँ पे देखो अब इसमें लागू कर देंगे हम, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, इसकी जगह साइन स्क्वायर डी टो एक हो जाएगा, यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर डी टो, क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे इसको पूरा पी हाँ एक हो जाएगा वहां भी। तो देखो इस पे करते हैं हम लागू, क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया, लंब कोणीयता की शर्त लागू करते हैं इस पे, तो एक बराबर, यही था हमारा एक, यहाँ पे ये थोड़ा सा डी टो इसका हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे देखो डी टो बराबर करना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर डी टो, साइन स्क्वायर डी टो बराबर क्या हो जाएगा एक। देखो समीकरण यही थी हमारी लंब कोणीयता की शर्त जो थी एक। यहाँ पे अब आगे देखते हैं क्या है, a1 स्क्वायर, अब देखो साइन स्क्वायर डी टो वापिस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक बराबर, ठीक है यहाँ तक का सबको समझाया होगा। यहाँ तक का हमने क्या किया, लंब कोणीयता और जो प्रसामान्यकरण की शर्त थी वो लागू की, तो जो शर्त के अनुसार साइन स्क्वायर डी टो बराबर एक होता था तो एक रख दिया, और साइन वन साइन टू डी टो बराबर कितना होता है जीरो, तो जीरो रख दिया, और इनको किया तो यहाँ पे ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये समीकरण 4 आ गई हमारी। अब जो समीकरण 4 आई उसके बाद हम देखते हैं जो समीकरण 1 और जो 2 है, समीकरण 1 और 2 का गुणा करके हम क्या करेंगे, अब डी टो के सापेक्ष वापस उसका अवकलन समाकलन करते हैं। समीकरण 1 व 2 का गुणा करके डी टो के सापेक्ष समाकलन करने पर जो समीकरण थी हमारी 1 और 2, उसका हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे और गुणा करके डी टो के सापेक्ष उसका समाकलन करते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या थी हमारी, साइन एस पी वन साइन एस पी बराबर क्या है a1 साइन एस प्लस b1 साइन पी एक्स, और दूसरी क्या थी हमारी साइन एस पी टू बराबर a2 साइन एस प्लस b2 साइन पी एक्स, समीकरण 2 थी हमारी। तो पहले तो दोनों को क्या करते, गुणा करेंगे
और फिर दोनों को गुणा करके वापस उनका क्या करेंगे, देंगे हम समाकलन कर देंगे। तो एक साथ कर तो देखो क्या हो जाएगा, समाकलन साइन SP How to withdraw profit from a limp trade कौन सा, without any पहला commission? To make a deposit, I go to the एक हो deposit गया। अब section इसको and गुणा भी choose the करना है method. तुमको साथ में, क्या लिख दिया, To start trading, I just Sine. need $10. कौन सा, I choose which Sine way the chart will go SP? and open a trade. A correct forecast और will ये make up to 100% profit. To ठीक है। withdraw money, I go to the इसी withdraw प्रकार से section आगे और इसका and choose the समाकलन करेंगे method. किसके साथ, It doesn't matter where I am, in India, Nigeria, or Philippines. I withdraw money within 1 day and without commission. आगे देखो क्या Install है, right now. A1 साइन समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है A2 साइन, तो उन दोनों का भी हम क्या करेंगे, गुणा करके उनका समाकलन करेंगे। तो A1, एक में तो क्या है A1 और एक में क्या है A2, तो दोनों को बाल ले समाकलन, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारा, साइन S और जो साइन S दोनों में यही बच रहा है, तो साइन S का हम क्या कर देते हैं, साइन S स्क्वायर हो जाएगा, साइन साइन और डी टो, ये हो गया डी टो प्लस, हाँ प्लस, उसके बाद देखो आगे, आगे क्या है हमारा, ये वापिस क्या हो गया इसके, बंद चालू हो रहा है बार बार। आगे देखो प्लस क्या हो जाएगा, A2B1 समाकलन, वापिस करो आगे क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो साइन S PX साइन, समीकरण देखो वहां पे क्या है B1 PX और दूसरी क्या है B2 साइन PX, तो साइन S साइन, एक में तो साइन S और दूसरे में क्या है साइन S PX PX D तो ये होगा PX साइन, नहीं होगा साइन S साइन PX D तो ये होगा प्लस, अब आगे वापिस A2 B1 था तो क्या हो जाएगा A1 B2 हो जाएगा, A1 B2 तो साइन S PX साइन PX। अब देखो आगे क्या बचा हमारा, A का हो गया, अब क्या बचा प्लस B1 B2, दोनों को गुणा भी कर रहे हैं साथ में, ध्यान रखना, B1 B2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर PX को करेंगे तो साइन को साइन से करें साइन और PX आ ही जाएगा दोनों का, और क्या है D2 तो D2, तो ये समीकरण, इसके बाद यहां से लिखना है प्लस लगा के यहां लिखना, तो दोनों को हमने क्या किया, जो समीकरण 1 थी और जो समीकरण 2 थी, दोनों को गुणा करके उनका समाकलन किया। अब इस पे भी हम वापस क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो समीकरण 1 और 2 की उसका गुणा किया और डिटो के सापेक्ष उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करने पे ये हमें प्राप्त हुआ। अब इस जो समीकरण यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, प्रसामान्यकरण और जो लंब कोणीयता की हमारी शर्त है उसको वापस लागू करते हैं। तो जो प्रसामान्यकरण लंब कोणीयता की शर्त लागू करो, देखो प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त
लागू करने पर प्रसामान्यीकरण और लंबकोणीयता की शर्त लागू करते हैं हम इस पे वापस। तो जो हमारी प्रसामान्यीकरण की शर्त थी वह क्या थी, साइन स्क्वायर डी टो बराबर क्या होता है 1, और जो हमारी लंबकोणीयता की शर्त है वो क्या है, साइन 1 साइन 2 डी टो बराबर कितना 0। समाकलन साइन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन 1 साइन 2 डी टो समाकलन साइन 1 साइन 2 डी टो, कौन सी शर्त लागू हो रही है इस पे, साइन 1 साइन 2 डी टो बराबर कितना 0। ये कौन सी शर्त लागू होगी, लंबकोणीयता की, 0 हो गया है बराबर, ठीक है। अब आगे क्या है देखो a1 a2, तो a1 a2 लिख दो ऐसे कैसे, a1 a2। अब देखो साइन स्क्वायर डीटो, साइन स्क्वायर डीटो कौन सी शर्त लागू हो रही है, प्रसामान्यीकरण की, प्रसामान्यीकरण की कितना 1, ठीक है, प्लस प्लस a2b1 आगे देखो साइन एस पी एक्स डीटो साइन 1 साइन 2 डीटो साइन 1 साइन 2 डीटो। देखो ये रहा साइन 2 है ना, यहाँ पे एक को पहला मान लेंगे, दूसरा ये दूसरा हो गया, और डीटो साइन 1 साइन 2 डीटो बराबर कितना हो जाएगा, कौन सी शर्त लागू होगी इस पे, लंबकोणीयता की शर्त लागू होगी, तो कितना हो जाएगा इनटू लंबकोणीयता की शर्त लागू होगी तो 0। आगे चलते हैं हम, तो प्लस क्या है a1 b2, तो ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा b2। वापिस देखो साइन एस पी एक्स डीटो साइन 1 साइन 2 डीटो समाकलन साइन 1 साइन 2 डीटो, वापिस कौन सी शर्त लागू हो रही है, देखो यहाँ पे लंबकोणीयता की शर्त लागू हो रही है, तो क्या हो जाएगा 0। आगे देखो यहाँ पे अब प्लस क्या है b1 b2 b1 b2 b1 b2 समाकलन छूट गया, यहाँ पे समाकलन लगाना अच्छे से समझने में आएगी होगी। अब चीज आपको लंबकोणीयता और प्रसामान्यीकरण की शर्त, प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू हो रही है कितना 1, लंबकोणीयता की शर्त लागू हो रही है तो कितना 0, ठीक है। प्रसामान्यीकरण की क्या होती है, साइन स्क्वायर डीटो साइन 1 साइन 2 डीटो के रूप में दिख जाए तो उसको क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, और कौन सी शर्त लागू होगी वहां पे, लंबकोणीयता की शर्त लागू हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझने में आएगी होगी यहाँ पे। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, ये इधर तो कितना 0 था, 0 हो गया, a1 a2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कितना a1 a2, वही संख्या है कि 1 से गुणा करने पर प्लस प्लस, यहाँ पे देखो a2 b1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, a1 b2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, और b1 b2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा b1 b2। ये समीकरण कौन सी आएगी हमारे पास, समीकरण 5, ठीक है यहाँ तक का। चूंकि अगर हम देखें जो एस कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। एस कक्षक की हम बात करें तो एस कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। अतः ये जो दोनों संकरित कक्षकों में क्या होता है, समान रूप से जो दोनों संकरित कक्षक होंगे एस और पी, दो कक्षक है हमारे पास, एक्स कक्षक की आकृति है गोलाकार होगी तो दोनों कक्षकों में क्या रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा, समान रूप से एस कक्षक गोलाकार होगा और ये पी जो है हमारा दूसरी इस प्रकार का होगा डमलाकार। तो जो एस कक्षक है वो दोनों कक्षकों में क्या रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा। अतः इसे प्रायिकता वितरण गुणांक को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, देखो जो लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो ये लाइन, जो एस कक्षक है वो गोलाकार होता है, अतः ये दोनों संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित रहता है। जो एस कक्षक जो है वो गोलाकार होता है
अतः ये दोनों संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित होता है। अतः इसके जो प्रायिकता वितरण गुणांक होते हैं उनको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जो प्रायिकता वितरण गुणांक ABC हमारे, उनको देखो किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। A1 का स्क्वायर, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2, दोनों बराबर, दोनों समान रूप से वितरित, क्योंकि इस पे क्या आ जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा रूट। समीकरण 6 अब जो समीकरण थे हमारे पास 4, उसमें मान, अब जो जितने भी समीकरण हैं उन सब में हम मान रख देंगे, और मान रख के सबके मान A1 के, B1 के, B2 के, B1 के सबके मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। समीकरण जो 4 है ये तो किसका आया, A1 A2 निकाल लिया हमने, दोनों को बराबर है, इसका कक्षक गोलाकार है, दोनों में समान रूप से वितरित रहेगा। अब देखो समीकरण 4 में A1 का मान रखने पर, A1 का मान रखने पर जो समीकरण 4 थी हमारे पास, देखो समीकरण 4 क्या है हमारे पास, 1 बराबर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये है समीकरण 4 हमारे पास। तो 1 बराबर A1 का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर, तो A1 का जो मान है हमारे पास वो कितना आ गया, 1/2 आ गया A1 स्क्वायर का। देखो A1 स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1/2 है हमारे पास, तो 1/2 प्लस क्या है B1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास B1 का स्क्वायर। तो A1 का मान तो आ गया था हमारे पास, यहाँ पे रख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे रख दिया, इसमें A1 स्क्वायर का है, वहाँ पे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, दोनों का मान कितना है 1/2, क्योंकि इसका कक्षक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझने में आई होगी आपको। अब देखो इसमें हमारे पास A1 स्क्वायर का मान आ गया, अगर हम B1 स्क्वायर का इससे मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस, इधर ले आओ इसको, माइनस में चेंज हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर। तो B1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, B1 स्क्वायर बराबर, इसको लसा लेके कर दो, जो भी आ रहा है, जो कितना आएगा 1/2। अगर हम B1 का मान निकाल ले, B स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा रूट, कितना हो जाएगा रूट 1/2। ये हो गया हमारे पास समीकरण 7। देखो समीकरण 7 आ गई। अब जो समीकरण 7 आई, समीकरण 7 जो मान है वो समीकरण 5 में रख देंगे। अब ये समीकरण 5 में मान रखने पर, देखो समीकरण 5 ये हमारे पास 0 बराबर, ठीक है, तो 0 का जगह तो क्या हो गया 0 हो गया, बराबर A1 A2 का मान कितना है हमारे पास, A1 का मान कितना रूट 1/2। देखो ये रहा A1 का, वहां स्क्वायर का रख रहे थे, यहाँ पे A1 का रखना है अपन, तो कितना हो गया रूट 1/2, तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 1/2 रूट। ठीक है, A2 है तो A2 की जगह भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस B1 का कितना मान आया हमारे पास, B1 का मान कितना आया रूट 1/2, रूट 1/2। ठीक है, रूट 1/2। B2 का मान है क्या हमारे पास, B2 का मान नहीं है, तो B2 की जगह क्या रख देंगे B2 ही लिख देंगे ऐसे कैसे। ठीक है, यहां तक का। अब सोल्व करो इसको, कितना होता है सोल्व करो। देखो 0 की जगह 0, रूट 1/2 को रूट 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
1/2 प्लस प्लस रोड 1/2 और क्या है B2। ठीक है यहां तक का। तो देखो अगर इसको रूट 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ। B2 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा इधर जो ले जाके गुणा कर देंगे तो किसमें 1/2 रूट 2 यही बचेगा, माइनस 1/2 और ये रूट 2, एक को करेंगे तो एक आ ही जाएगा उसका, तो रूट 2। तो यहाँ पे देखो B2 बराबर कितना मान आ गया हमारे पास, करो गुणा इसको क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, एक तो एक आ गया और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 2। तो ये हमारे पास B2 का मान आ गया, समीकरण 8। समीकरण 8। अब जो समीकरण 1 और जो समीकरण 1 थी हमारे पास, उसमें A1 B1 के मान रख देंगे। समीकरण जो 2 थी उसमें हमारे जो मान थे B2 A2 B2 के, वो मान रख देंगे। तो आ जाएगी समीकरण जो एसपी कक्षकों के लिए तरंग फलन थी वो हमारे पास आ जाएगी। उस समीकरण में मान रखेंगे तो, क्योंकि हमें उसी में ये मान चाहिए थे, A1 B1 B2 A2 इनके मान चाहिए थे। क्यों देखो समीकरण 1 में A1 B1 A1 एवं B1 के मान रखने पर, A1 और B1 के मान रखने पर, तो देखो क्या हो जाएंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, साइन SP1 बराबर साइन SP1 बराबर क्या थी समीकरण 1 हमारे पास, A1 साइन S प्लस B1 साइन PX, यही समीकरण थी हमारे पास। तो उसमें मान रखते हैं हम, क्या हो जाएगा, A1 साइन A1 का कितना मान थे 1/√2 साइन S A1 B साइन S प्लस 1/√2 साइन PX। समीकरण 2 है, उसमें क्या कर देंगे, समीकरण 2 में A2 एवं B2 के मान रखने पर क्या हो जाएगा, साइन SP2 बराबर, अब देखो यहाँ पे किसके मान रखने हैं, B1 और A2 और B2 के, तो क्या हो जाएंगे 1/√2 और साइन S प्लस माइनस साइन, क्योंकि अब B2 के मान माइनस है ना मान, तो माइनस 1/√2 और क्या हो जाएगा साइन PX। ये हो गया हमारे पास समीकरण 10। समीकरण 10। तो जो समीकरण 9 और 10 है वह एसपी संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो समीकरण 9 और जो 10 है वो किसके लिए है, जो एसपी संकरित कक्षक है उनको यह तरंग फलन को यह प्रदर्शित करती है। लिख लेना, समीकरण 9 एवं समीकरण 10
sp संकरित कक्षकों के तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बाकी काम अगली क्लास में चर्चा करते हैं। निम्न एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से ज्ञात कीजिए। यह आपको बताया था कल। देखते हैं इसके आगे एग्जांपल नंबर 3, इसको वापस रिपीट कर रहे हैं। निम्न एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से क्या निम्न एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से ज्ञात कीजिए। आपके मैक्सिमम कितना लग रहा है आपको, देखो आप अधिकतम फंक्शन ऑफ एक्स बराबर टू एक्स वन प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 7x। ठीक है, और प्रतिबंध कितना रहेगा आपको, प्रतिबंध 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4। ठीक है, इक्वल है। दूसरा क्या रहेगा, x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 माइनस 7x4 बराबर एंड x1 x2 x3 इक्वल। ठीक है, ये आपने जो रखा है इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है इसको, जो भी प्रतिबंध रखा है आपको उसको अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। देखो इसके अंदर ये गिवन है, आपको सबसे पहले इसको नोट कर लेता हूं।
एंड कॉस्ट, ठीक है, चूंकि दिए गए प्रतिबंध समीकरण निकाय दिए गए प्रतिबंध समीकरण निकाय निम्न प्रकार क्योंकि दिए गए प्रतिबंध समीकरण निकाय निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। पहला क्या आएगा, अल्फा वन कितना आएगा, अल्फा वन एक्स वन, अल्फा टू एक्स टू, अल्फा थ्री एक्स थ्री, अल्फा फोर एक्स फोर बराबर अल्फा वन एक्स वन, अल्फा टू एक्स टू, अल्फा थ्री एक्स थ्री, अल्फा फोर एक्स फोर बराबर स्मॉल पी। इक्वेशन था, ठीक है। क्या गया आपके पास, जहां अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर क्या देखते हैं अपन, जहां अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, अल्फा वन कितना है 2 1, अल्फा टू कितना है 3 माइनस 2, अल्फा थ्री कितना है -1 6, और अल्फा फोर कितना है 4 माइनस 7, ठीक है। और बी कितना है यहाँ पर, बी 8 माइनस, बी कितना है ये 8 माइनस 3, ठीक है। यहाँ चारों, यहाँ चरों की संख्या, यहाँ चरों की संख्या कितने आधारी हल होंगे वो अपन कैलकुलेट करेंगे। चरों की संख्या कितनी है आपके पास, 4। यहाँ चरों की संख्या कितनी है अपने पास, कितने चर है x1 x2 x3 x4 दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ चरों की संख्या कितनी है 4। समीकरण की संख्या कितनी है, चरों की संख्या कितनी है यहाँ पर 4, समीकरण की संख्या कितनी है। इसलिए अधिक से अधिक फोर सी टू बराबर, इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बराबर कितना बचेगा आपके पास 6। इसको करेंगे तो 4 3 2 1, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 3 2 बराबर 6। 6 आधारी हल विद्यमान हो सकते हैं। आधारी हल विद्यमान हो सकते हैं, क्या वो
अभी तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। आदर्य विद्यमान हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर लिख लो ना, ठीक है ना। इसलिए आधार हेतु इतना ही है आपका बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। इसलिए आधार हेतु अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1 चार सदिशों से, सदिश हो गए आप लोग, चार सदिशों से दो दो, चार सदिशों से कौन कौन से सदिश हो गए, चार सदिशों से दो दो का चुनाव निम्न प्रकार हो सकता है। दो दो का चुनाव, जब P1 निकालना है, P2 निकालना है, P3 और P4, ठीक है। कितने निकलेंगे टोटल, 6 निकलेंगे, B4 B5 और B6, ये आगे 6 लिखेगा मैंने। इसमें दो दो का चेंज करना है। पहले क्या आएगा आपको, अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, दो दो का चेंज करना है। अल्फा 2 अल्फा 3, और ये कितना जाएगा आपको, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा, अब कौन सा छूट रहा है अपना, अल्फा 3 और अल्फा, अल्फा 2 अल्फा 3 हो गया, अल्फा 2 3 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार चेंज करना है आपको। अब इसके बाद इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इधर लिख देते हैं, आप मिटा देते हैं, इसकी वैल्यू चेंज पड़ेगी। अल्फा 1 कितना है मेरे पास, 2 1, अल्फा 2 कितना है, 3 2, अल्फा 3 कितना है, -1 6, अल्फा 4 कितना है, 4 7, और बी कितना है, 8 देखते हैं इसके अंदर B1, इसलिए B1 की वैल्यू निकालते हैं हम। B1 बराबर, इसमें कितना था, अल्फा 1 अल्फा 2, B1 है अल्फा 1 अल्फा 2, तो B1 अपन डायरेक्ट, अपन को पता है मोड के अंदर निकालना है अपन को B1, अल्फा 1 ये रहा आपके पास, अल्फा 2 ये रहा, ठीक है। B1 निकालना है अपन को, तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल आपको, इसके लिए फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, B1 मोड निकालना है आपको। B1 मोड में, B1 मोड में कितना आएगा, B1 मोड, B2 मोड, B3 मोड, B4 मोड, B1 मोड कितना है आपके पास, अल्फा 1 अल्फा 2 2 1 3 -2 कितना हुआ, -4 -3 -2, ठीक है, नॉट इक्वल। इसके बाद अल्फा 1 2 1 अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 1 अल्फा 3 -1 6 12 प्लस 1, ठीक है। B3
अल्फा 1 अल्फा 4 2 1 4 माइनस 7 माइनस 14 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 4 माइनस 6 कितना है अल्फा 3 माइनस 2 और अल्फा 2 के बाद कितना है अल्फा 3 माइनस 1 6 कितना हुआ 18 प्लस 2 कितना आ गया अल्फा 2 ये रहा आपके पास 3 माइनस 2 और कितना है यहाँ पे अल्फा 4 कितना है मेरे पास 4 माइनस 7 ठीक है 4 माइनस 7 तो माइनस 21 प्लस 8 b6 का है ये रहा b6 अल्फा 3 कितना है ये रहा माइनस 1 6 अल्फा 4 है अल्फा 4 कितना है मेरे पास 4 माइनस 7 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन तो 7 माइनस 24 ठीक है ये कितना बचा अपने पास माइनस 7 हो गया 13 हो गया नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल 0 अब कौन सा है अपने पास b5 तो b5 कितना आया ये 16 आ जाएगा ये नेगेटिव है 16 b4 18 माइनस 2 ठीक है उसको 18 माइनस 2 मतलब 16 हो जाएगा फल इसका और 21 माइनस 8 21 प्लस 8 माइनस 21 प्लस का 8 ये हो जाएगा आपके पास माइनस 13 नॉट इक्वल 0 7 माइनस 24 माइनस के 17 नॉट इक्वल 0 ये कर गया b1 b2 b3 b4 b5 कोई सी भी सारणी क्या है शून्य नहीं है आपके पास इसलिए प्रतिबंध निकाय के आधार या ले 6 आधार बनते हैं इसके संगत आधार या होंगे देखो चूंकि लैंग्वेज में लिखते हैं इसको ठीक है माइनस 7 हो गया 13 हो गया माइनस 18 हो गया 16 हो गया आपके पास पॉजिटिव का माइनस 13 और माइनस 17 नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल 0 ठीक है चूंकि इसके बाद क्या आएगा अपने पास -1 जो वाला वैल्यू अपने पास -1 6 4 -7 ठीक है देखो चूंकि उपरोक्त कोई भी सारणी चूंकि उपरोक्त कोई भी सारणी शून्य नहीं है इसलिए प्रतिबंध निकाय के आधारी हल इसलिए प्रतिबंध निकाय का आधारी हल हेतु 6 आधार बनते हैं 6 आधार बनते हैं जिनके संगत 6 आधार बनते हैं जिनके संगत 6 आधारी हल आधारी हल प्राप्त होंगे ठीक है अब इसको जब हटा देते हैं की जरूरत पड़ेगी अपन को तो देता हूं चल बाद में देख लेंगे इसको ठीक है इसके बाद लिखते हैं अपन इन हलों को देखो चूंकि इन हलों को x b बराबर b इनवर्स b
स्टार लगा देते हैं इसको। तो ज्ञात किया निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है इसको। तो क्या लिखें अपन, सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट वाला एक्स बी वन वाला। तो एक्स बी वन में कितना आएगा 1 2, तो एक्स बी वन बराबर बी इनवर्स बी, तो एड जॉइंट बी वन x1 x2 बराबर माइनस के 1/7, और मैट्रिक्स में क्या आएगा -2 -3, मान रख देंगे अपन -1 और 2, -1 की वैल्यू थी मिटा दी इसमें अपन ने, -1 और 2, -1 2, और ये कितना जाएगा 8 -3। इसको पूरे को कैलकुलेट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करेंगे -7 का, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 1। ठीक है, ये पहले पॉइंट में लिखा अपन ने। दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा मैं, एक्स b2 इनवर्स b adjoint b2 dot b। ठीक है, this implies that x1 x3 बराबर कितना आएगा x1 x3 माइनस के 1/13, माइनस के 1/13 हो जाएगा 6 1 -1 2, 6 1 -1 2 8 -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -13 से डिवाइड कर देंगे, 14/13 45/13, दूसरे में क्या आएगा -14/13। तीसरा पॉइंट देखो आप, एक्स b3 बराबर b3 इनवर्स b adjoint b3 डॉट b डॉट के अंदर adjoint b3। ठीक है, ये जाएगा आपके पास कितना आएगा ये x1 x4 बराबर x1 x4 बराबर माइनस के 1/18 -7 -4 -1 2 और 8 -3 बराबर 22 अपॉन 9 7 अपॉन, थर्ड पॉइंट ये हो गया, इसको इधर लिख देते हैं। और फोर्थ पॉइंट x अपन वेट बनवाने के बाद b4 b adjoint b4 अपॉन b4 का मोड b। दिस implies that कितना आएगा x2 x3, कितना आएगा x2 x3 x2 x3 1/7